मैंने करनी है नॉर्मल, नहीं हो रही मेरे से। काफी देर से लड़ाई, मेरी बहुत लड़ाई उससे। वो बहुत कोऑपरेटिव थी, मुझसे कह रही है कि बस बस हो गया, बच्चे के बाल दिख रहे हैं, बच्चे के बाल दिख रहे हैं। मैं दिख रहे हैं, मगर नोच निकाल लो उसके बाल। उसके बाद जब सुना उसकी क्राई, फर्स्ट क्राई, तो कैसी फीलिंग? फर्स्ट क्राई नहीं याद मुझे याद क्या है, मैंने देखा उसका सर बाहर आ गया, मैं ऐसे हो गई, मैं कहा निपल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अपना ब्रेस्ट लगा रहे हो, उसमें निपल है, नेचुरल निपल है और जो प्लास्टिक निपल है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। So today we have with us Medha, who is a mother of one, and इनसे आज हम जानेंगे इनकी journey of a mother and how is the motherhood so far. So hi Medha, welcome to my channel. हेलो। And आप कैसे हो पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, स्लीपलेस हूँ। अच्छा है, बट इट इज इंटरेस्टिंग, अच्छा चल रहा है सब। So बताइए कुछ अपने बारे में, अपने बेबी के बारे में। एक्चुअली आई एम 26 नाउ एंड एक बेबी है, 3 years का हुआ है। वेरी एनर्जेटिक, सब एनर्जी ले जाता है। एंड चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आई एम फीडिंग हिम, आई एम हेल्पिंग हिम विद एवरीथिंग, और इट इज इंटरेस्टिंग। सो हाउ इज द शेड्यूल? आप दिन में सुबह कितने बजे उठते हो? कैसा शेड्यूल रहता है बच्चे के साथ? सुबह का उठना एक्चुअली मैम मेरा डिपेंड करता है रात के सोने पे। अगर मैं 2 to 3 तक सो चुकी हूँ तो मैं 7 बजे उठ जाऊंगी। सो आपका बच्चा कितने बजे सोता है रात? 2, 3, 4, उससे पहले तो नहीं। 2, 3, 4? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो सो जाएगा 4, तो वो तो अपना उठेगा 11, 12। हाँ, बट आपको तो जल्दी मुझे तो उठना है, कुछ तो घर का रूटीन रहता है ना, तो ये तो 8, 9 मैक्सिमम 9 उठ जाती हूँ। उठना है, फिर घर का देखना है, ब्रेकफास्ट है, सब है। उसको लगता है कि वो सो जाए पहले तो मेरा काम निपट जाए, क्योंकि उठ जाएगा तो भाई चलो फिर तो कुछ काम नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो बट फिर वही ब्रेकफास्ट है, फिर जब ब्रेकफास्ट बन चुका है, रेडी है सब, तो उसको उठाना है। उसके बाद 1 घंटा तो चाहिए उसको कि हाँ सेटल करने के लिए पूरा। आई वांट यू, प्यार करो, हक करो, सब कुछ करो, उसकी नीड्स पूरी करो। फिर उसका वही रूटीन, उठाना, फ्रेश करना। सो व्हाट डू यू थिंक मदरहुड आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? आई शुड से कि अच्छा रहा है, मैं नहीं बोलूंगी खराब रहा है। बहुत हेक्टिक तो है, हेक्टिक इन टर्म्स की नींद नहीं पूरी होती है। आपका अपना कोई स्केड्यूल नहीं है। लाइक स्टार्टिंग मुझे याद है कि जब नहीं मैंने कंसीव भी नहीं किया तो मेरा एक रूटीन होता था कि हर एक चीज का हेयर रूटीन है या फेस रूटीन है, बॉडी रूटीन है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। सबने मेरे को बहुत बोला, अब भी बता रही हूँ। ही इज 3 years old, मेरे को स्टार्टिंग से बोला कि एक्सरसाइज जरूर करो, योगा कर लो, मत करो योगा कर लो। मैं जब 9 बजे उठती हूँ, मुझे लगता है मेरा ब्रेकफास्ट बने, फिर मैं योगा करूँ। हाँ, योगा का टाइम नहीं है, या तो मैं रात में 3-4 बजे योगा करूँ। मतलब स्केड्यूल खराब हो चुका है। तो आपको लगता है मदर बनना के बाद एक आइडेंटिटी एक औरत की बिल्कुल बदल जाती है, या बिल्कुल पूरा उसका does she lose herself somewhere down the line? ऐसा लगता है? लूज नहीं बोलूंगी मैं, इवॉल्व लूज नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज टू एम्ब्रेस, यू नो, कि मम्मी हो आप किसी की, यू आर एवरीथिंग टू हिम। उसके लिए उसका वर्ल्ड। वैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि वो आपकी आप अपनी, मतलब उसकी आंखों में दिखता है कि हाँ शी इज एवरीथिंग टू मी। उसको जो चाहिए मम्मा मम्मा मम्मा। तो लूज तो नहीं, बट अपना जो सेल्फ छोटा वाला फेस था कि मैं भी छोटी बच्ची थी, वो खत्म। अब बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हो। हाँ, फिर आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बीमार हो, बट यू हैव टू डू इट। अगर वो बीमार है और आप बीमार हो, तो आप नहीं बीमार हो, यू आर फिट फॉर हिम, यू आर फिट। हाँ, यू हैव टू डू इट। और सपोर्ट सिस्टम कैसा रहता है घर में? कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मम्मी है, पापा है। तो कितनी हेल्प मिलती है बहुत आपको सबसे? मम्मी से? हाँ, हेल्प मिलती है, बट मेरा बच्चा एक्चुअली ऐसा है कि मेरा बच्चा किसी के पास रुकता नहीं है। तो वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं उसको किसी पर ब्लेम नहीं कर सकती कि आप लोग रोकते नहीं। वो बहुत ट्राई करते हैं, छोटे पर से ट्राई करते थे कि यार मैं लो सुला ले, हम लोग, आप लोग सो जाओ, हम लोग सुला ले। वो नहीं सोता। उन लोग का हेल्प है, खाना बना सकती है मम्मा, पापा उसको देख सकते हैं, जब वो जग रहा है, सो रहा है, देख सकते हैं। बट ये नहीं है कि मतलब वो उस टाइप का है ना कि मम्मा वाला बॉय, कि हाँ नहीं मम्मी चाहिए है तो चाहिए है, उस टाइप का है वो। हेल्प तो है, हस्बैंड से बहुत हेल्प है, बहुत ज्यादा ही हेल्प है मैं कहूँगी। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसी जर्नी थी आपकी? जब कंसीव हुआ तो व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग कि जब आपने देखा कि अरे टेस्ट किया होगा, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया है, 2 लाइनें आई हैं, कैसी फीलिंग थी? एक्चुअली मैम मैं बताती हूँ, मैं अपनी जब मैंने कंसीव किया उसके मैंने 3 महीने पहले ही चेक किया हुआ था एक बार, क्योंकि मेरे को डाउट हुआ था कि शायद मैंने कंसीव किया हुआ है। तो मैंने चेक किया तो वो नेगेटिव था। तो मैं बहुत उसमें थी कि नहीं यार है नेगेटिव आ रहा है। तो मैं 2-3 टेस्ट किए उस टाइम, तो नेगेटिव थे। तो यू आर श्योर कि नहीं नेगेटिव है, फिर वो नॉर्मल सा हुआ कि नेगेटिव ही था, इट्स ओके। फिर जब दोबारा ही हुआ तो मैंने चेक ही नहीं किया। मैं बोला नहीं भाई अभी। लास्ट पीरियड के कितने दिन बाद आपने चेक किया था? मैंने
लास्ट टाइम हाँ, जब एक्चुअली तब मेरा 1 वीक डिले हो गया था। ओके, तो अब मुझे वो प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली वो अब तो सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम चल रही थी मेरे। ओके, तो मैंने उसको फिर दोबारा चेक नहीं किया, मैंने मम्मी से डिस्कस किया, मैं ये सीन है बट प्रॉब्लम तो चलती रहती है, तो होता ही है। तो शी वाज होपिंग कि कुछ हो, बट आई वाज लाइक नहीं है मम्मी, कुछ नहीं। तो पीरियड प्रॉब्म्स कुछ समय आपके चल रहे हमेशा से रहे मेरे। ओके, तो उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, ऐसे घूम के हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग चले गए, डॉक्टर के पास गए, घर के पास एक डॉक्टर, उनके पास गए हम लोग, विजिट किया, उन्होंने चेक किया, तो ये था कि नहीं यू हैव कंसीव्ड एंड द बेबी इज 1.5 months ओल्ड। तो अब तो वो सिचुएशन थी ना कि यार हो गया, अब तो है, डोंट हैव एनीथिंग, ऑप्शन नहीं है। तो पीरियड प्रॉब्लम्स होती है, फिर आपको ओव्यूलेशन बहुत डिस्टर्ब होता है, तो पता है तब नहीं चलता। वो नॉर्मल था कि उस टाइम घर फंक्शंस हुए, सबके सब नॉर्मल था। फिर जब बाहर है, मैं रूम के बाहर आई, मैंने कहा मम्मी, and she was very happy, no, she was crying कि वाओ कितना अच्छा and my husband also he also started crying कि यार बहुत अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा। वो एक फीलिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत अच्छी, बहुत मतलब बेस्ट फीलिंग होती है उस टाइम के लिए, वो सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, कहीं ना कहीं उस फीलिंग के साथ क्या कुछ फियर और एंजाइटी आती है कि पहले तो अच्छा लगता है, फिर लगता है अरे अब तो सब बदलने वाला है। करेक्ट, आई वाज अबाउट टू से दिस। वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब लिटरली वो होता है कि आपने सबको सब दे दिया है, घर में अपने आप को, फैमिली एज अ फैमिली हम तीनों की, बहुत अच्छा था। बट फिर जो हफ्ते भर बाद वो फील होता है कि यार अब तो कंसीव कर चुके हैं, अब एवरीबडी नोज नाउ, है ना, एवरीबडी नोज, मतलब कि अगर हम लोग बैक ऑफ द माइंड को सोचे भी तो नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर वो था थोड़ा सा सिचुएशन कि यार कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, नीड प्रॉपर मैनेजमेंट, बच्चे के हिसाब से हर एक चीज चेंज करनी है, हम लोग का रूटीन बहुत डिफरेंट था। तो वो सब चीजें तो बाद में, आप जब पेरेंट नहीं होते हो कभी भी सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर जब वी आर फ्री, घूम रहे हम लोग, घूम रहे हो, बट पूरा एंटायर शेड्यूल चेंजेस। हाँ, कंप्लीटली। ओके, तो अब बताइए कि फर्स्ट 3 months आपके प्रेगनेंसी में कैसे रहे, क्योंकि बहुत सारे विमेन को ना फर्स्ट 3 months कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, यूरिनरी कंप्लेंट्स होती हैं, बार बार यूरिन करने जाना होता है। आपका कैसा था फर्स्ट 3 months प्रेगनेंसी के? एक्चुअली मैम फर्स्ट 3 months बहुत हेक्टिक होते ही हैं, मैंने जिसके भी सुने उसके भी हेक्टिक मैंने सुने, तो मैं बोला नॉर्मल है। बहुत वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग मैं बोलूंगी, मतलब मैंने कुछ भी अगर मैं इंटेक ले रही हूँ तो मुझे वॉमिट करना है। मतलब मेरे को ये लग गया था कि मैं जो फूड इंटेक ले रही हूँ उससे ही वॉमिटिंग है, तो मैं फूड इंटेक कम कर दूं अपना, नहीं लूं मैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपके हाई होते हैं, और फर्स्ट टाइम जब बॉडी हाई प्रोजेस्टेरॉन को एक्सपीरियंस करती है तो अगेन बहुत ज्यादा लेवल इसका होता है, नोजिया का, वॉमिटिंग का, साथ में बीटा-HCG नाम का एक हार्मोन जो पॉजिटिव आता है हमारी किट में, वो भी बढ़ा हुआ होता है। तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर कि आपको इतनी वॉमिटिंग हो रही है, आप कुछ भी खाओ, इट्स लाइक निकल जाता है, कुछ खाने का मन भी नहीं करता, योर टेस्ट बड्स ऑल्सो चेंजेस। ये भी हुआ था, कुछ खाने का मन नहीं करना, बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग। यस, इतनी वॉमिटिंग हो जाती है ना कि यू थिंक कि अब ना लो ना खाओ, क्योंकि मन ही हो गया है वो चीज का नहीं खाना है, बट यू हैव टू टेक इट। वॉमिटिंग वो बस 3 महीने ही था ही बस उतना पीरियड। फिर उसके बाद कैसे आपने मैनेज किया? कुछ डॉक्टर्स ने कुछ स्पेसिफिकली आपको सप्लीमेंट्स दिए? एक्चुअली मेरे को मेडिकेशन दिया गया था इसके लिए अच्छे से, क्योंकि मुझे याद ये है क्योंकि इसकी मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा थी, वॉमिटिंग वाली तो जो थी, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी थी, प्लस वाटर इनटेक बढ़ाने को बोला था उन्होंने मेरे को, और फिर फूड इनटेक तो नॉर्मल था कि लेना था उतना लेना ही है। सो वाटर इनटेक तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले पानी निकल रहा है आपकी वॉमिटिंग है, और डिहाइड्रेशन बच्चे को बहुत नुकसान करता है, आपको ही पता है। एंड सेकेंडली विटामिन्स का रोल आपको भी दिए गए होंगे, फोलिक एसिड, B6 का रोल बहुत है नोजिया कम करने में। कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताए गए थे अपनी मम्मी के द्वारा, आपकी मदर इन लॉ के द्वारा, ये कर लो बेटा वॉमिटिंग नहीं होगी, कम होगी, बहुत सुनने में आता है ना हम लोग को जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं। बताइए। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को उस पर बहुत फोकस रखा कि पानी में नींबू डाल के चीनी और नमक साथ में उसको वो इंटेक लो, तो मन करे तब भी लो, 1 गिलास बड़ा है तो 2 बार में लो, पीना है उसको। तो मैंने ये किया है, मैंने इतना बस। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि आप जब चीनी नमक दोनों डालते हो ना, आप सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ले ले रहे हो और नींबू भी डाल रहे हो, विटामिन सी ले ले रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा नुस्खा है। आई थिंक मदर्स शुड यूज दिस वन। उसके अलावा आई थिंक एक और जो मैं ऐड करना चाहूंगी, जिंजर आप ले सकते हो। जिंजर में काला नमक हम उसको करके, इनफैक्ट इसकी प्रॉपर स्टडीज हुई हैं, जिंजर एक्सट्रैक्ट्स हम कहते हैं, आप टंग में चूसी थोड़ा सा लेके आप चूसोगे तो भी नोजिया कम होता है मदर्स का। तो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी गुड टिप। अच्छा, उसके अलावा जब ठीक है ये सब तो हुआ, फिर वेट का कैसा था? वेट लॉस हुआ फर्स्ट 3 months? कुछ लगा आपको कि वेट कम हो रहा है? नहीं मैम, मेरा तो वेट गेन हुआ अच्छा फर्स्ट 3 months। फर्स्ट 3 months इतनी नोजिया हो रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा मुझे पता है, याद है मैम, मेरा स्टार्टिंग से मेरा 1 kg तो बढ़ा है, हर महीना बढ़ा है मेरा, वॉमिटिंग हुई सब हुआ, बट मेरा 1
बढ़ा है, बट लास्ट में तो बहुत ही बढ़िया था। लास्ट में तो बढ़ता है, बट मेरा वेट गेन ही मैंने किया है, वेट लॉस नहीं किया कभी जर्नी में ना। बट देयर आर सम वुमेन जो फर्स्ट 3 मंथ्स ना इनफैक्ट लूज कर जाती है, क्योंकि इतनी वॉमिटिंग होती है। बट उसमें भी ना घबराने की बात किसी को नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं, हमारे जो फीटस होता है अंदर, हमको डर ज्यादा लगता है बट होते बहुत स्ट्रांग है वो। दे सर्वाइव, हमारी सारी वॉमिटिंग नॉज सब सर्वाइव कर ले जाते हैं वो लोग बच्चे। तो आई थिंक वो बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद की जर्नी कैसी रही? ये तो फर्स्ट 3 मंथ्स हो गया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का कैसा था आपका? मैम उसके बाद मेरी इजी थी। करेक्ट, पेन्स थे, बहुत पेन थे, बट मेरे लिए वॉमिटिंग बहुत डिफिकल्ट फेज था। हाँ, वो तो, फेज के बाद अच्छा लगने लगा। कंपेरेटिवली मेरे को लगा ये तो इजी है, उससे दर्द है, यू कैन रेस्ट, लेट सकते हो, आपकी मसाज हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन। अच्छा, मसाज से और याद है आपको क्रैम्प्स वगैरह होते थे पैर में? बैक में, एक तो बैक के और पैर वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे, मतलब लिटरली मैं उसको गंदे इसलिए बोलती हूँ, इतने होते हैं ना कि यू कांट वॉक, यू कांट स्टैंड, यू कांट, मतलब लेटे भी हो आप स्लीप नहीं, सो भी नहीं सकते। हाँ, नहीं सोने में भी वो तो इतनी तेज होता है। तो आई वुड थैंक माई हस्बैंड, लिटरली, मतलब हस्बैंड और मदर इन लॉ। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मदर इन लॉ ऐसा करती है या करती होंगे, आई डोंट नो। उन्होंने बहुत किया है, जितने मसाजेस उन्होंने मेरे को दिए हैं, एंड तक तेल गरम किया, लगाया, हस्बैंड ने भी लगाया, बहुत किया, बट उन्होंने बहुत किया, उनका मैं नहीं भूल सकती वो चीज। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह सब ले रहे थे? ऑन टाइम, कैल्शियम और आयरन, आई थिंक सो। आयरन कैल्शियम लेते हैं। अगेन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। विटामिन डी, क्योंकि सब बच्चा ले रहा है, तो ये सब डेफिशिएंसीज पहले तो कुछ पता नहीं चलता, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो सारी ये डेफिशिएंसीज दे कम ऑन द टेबल कि अरे ये भी हो रहा है, यहाँ भी दर्द है, ये भी है, तो देन डॉक्टर एडवाइसेस यू विद लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स। तो आई थिंक वो अच्छा। डाइट में कुछ आपकी और आपने एक्स्ट्रा किया, कैसे आपने मैनेज किया ये सब सिम्टम्स जो आपको दर्द हो रहा था? एक्चुअली देखिए, मेरे को ये चीज़ मम्मी ने नहीं बताई थी, मदर इन लॉ ने नहीं बताई थी कि बीटरूट से, ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बीटरूट खाने से बच्चा काला हो जाता है। ये चीज़ मम्मी को पता थी, मुझे नहीं पता थी। तो हुआ क्या, मेरा हेमोग्लोबिन शायद थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो मम्मी को बहुत चिंता हो गई। तो उनको ये लगा कि इसको देना है, मेरे को जूस तो देना है। तो अनार काला हो जाएगा, वो बच्चा काला हो जाएगा, वो साइड में हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी के लिए हेल्दी तो हो जाए एटलीस्ट ना, कि हेल्दी बच्चा हो। सो काला गोरा इज एवरीथिंग जेनेटिक, इट सब जेनेटिक होता है। बहुत से लोग गोरे के लिए भी बोलते हैं। आपको कुछ बोला गया था कि बच्चा गोरा होगा, ये खाओ, ऐसा कुछ बोला गया? छेना दिया गया, व्हाइट छेना। अब वो इंटेंशन जो भी था, इंटेंशन था कि हेल्दी रहेगी है। मुझे इतना बैकग्राउंड उसका नहीं पता कि होता है गोरा कैसे होता है, काला कैसे होता है। मुझे चीज बाद में, जब डिलीवरी हो गई उसके बाद पता चला कि भाई, उसलिए मम्मी कहती थी कम पियो, तो पीना हो तो पी लो, फायदा करेगा, पी लो। मेरे मम्मी ने कहा, बहुत बार कहा कि बेटा चुकंदर कम करो, थोड़ा सा कम करो। बट मैंने लिया है, प्रॉपर डाइट लिया मैंने। चुकंदर, 1 गिलास जूस पीना है, अनार खाना है, व्हाइट छेना खाना है। बच्चा मेरा हमने पता है क्या किया ना, हमारे पहले वाले लोगों ने हर चीज को ना गोरे काला सब कुछ स्टोरीज से जोड़ दिया है। छेना कहते हैं मिश्री, दही दूध कहते हैं खाओ, ये सब तो गोरा होगा। बट एक्चुअली सब दीज आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंट्स हो जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, से सब बहुत रिच होते हैं। तो ये सब खिलाएं कैसे? यही बोल दो कि गोरा होगा तो शायद खा लो। तो ये स्टोरीज ऐड कर दी गई। अदरवाइज ये सब कुछ सबको लेना चाहिए, नॉट जस्ट कि आपको गोरा बच्चा चाहिए सिर्फ तो ही खाओ, या काला हो गया, या ये हो गया, वो हो गया। एंड बीटरूट इज ऑल्सो वेरी गुड सप्लीमेंट, जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन कंटेंट कम हो जाता है शरीर में, वो बढ़ाता है। स्पेशली लास्ट टाइम में हीमोग्लोबिन तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, होता ही। आपने भी एक्सपीरियंस किया इस चीज को। तो अगेन वो अच्छा, बहुत क्रेविंग्स होती है ना प्रेगनेंसी में, क्या क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया? परेशान किया पति को रात में कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी लेके आओ, 12 बज रहा हो चाहे 1 बज रहा हो, ऐसा कुछ हुआ? मैं सीधी हूँ, मेरी क्रेविंग्स बहुत डिफरेंट थी। मैंने आइसक्रीम्स बहुत खाई। एक मेरे को लग गया था क्रेविंग हाजमोला की। I don't know why. cravings होती I don't know why. मुझे बताने में शर्म आती है। मैंने इतनी जो शीशियां होती है, मैंने इतनी खाई है मैम। मतलब मेरा है शीशियां इकट्ठा मम्मी ने की हुई है, नहीं होंगी वो कम से कम 50-60 शीशियां होंगी। एंड आई यूज्ड टू ईट लाइक 6-7 ली, ऐसे किया गए अंदर। पता नहीं वो क्यों मैं खाती थी, अब नहीं खाया जाता मुझसे वो होता है। अच्छा, कुछ फूड्स ऐसे भी थे जो प्रेगनेंसी से पहले बहुत अच्छे लगते थे, वो प्रेगनेंसी के टाइम में तो बस सामने ना आ जाए या स्मेल भी ना आए, ऐसा कुछ हुआ है? वन ऑफ देम वाज पनीर। एकदम मतलब आई वाज लाइक नहीं, मुझ में समय लाना भी नहीं, मैं वॉमिटिंग कर दूंगी। मैं खाती 3rd मंथ तक मैंने खाया, पनीर खाया। फिर हस्बैंड कुकिंग कर रहे थे, कुछ पनीर की भुर्जी, वो स्मेल मेरे आ गई कि बहुत गंदी स्मेल है। उसके बाद से मैंने मेरे को हुआ ही नहीं कि मैं पनीर की जाऊं। मैंने प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद ही मेरे को लगा मैं खा नहीं पाऊंगी बट फिर वो नॉर्मल था। उस टाइम के लिए था कि पनीर तो एकदम बिग नो, बिल्कुल नहीं।
तो अगेन वो भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, बीटा एचसीजी बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, वो आपके जो नेजल ग्लैंड्स होते हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। कुछ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनफैक्ट बहुतों को नॉनवेज बहुत पसंद होता है और प्रेगनेंसी में तो स्मेल भी नहीं पसंद आती है गार्लिक की या अनियन की, नहीं खा पाते हैं। तो ये भी बहुत एक आई थिंक प्रेगनेंसी आपको एक अलग इंडिविजुअल बना देता है क्योंकि सब कुछ पूरी बॉडी चेंज हो रही है। उसके बाद डिलीवरी का समय कैसा था? जब लास्ट टाइम जब बच्चा होने वाला था तो कैसा लगा कि नॉर्मली कराना जरूरी है? मेरे को मम्मी ने एंड तक ये चीज समझाया था, बेटा नॉर्मल करना, दोनों साइड मम्मी ने समझाया बेटा नॉर्मल करना, एंड तक ट्राई करना। हुआ कैसे आपका, वही बता दीजिए। नॉर्मल था, कैसा एक्सपीरियंस था डिलीवरी? बहुत अच्छा, दर्द हुआ? बहुत अच्छा, लिटरली बहुत अच्छा। अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत सीख लिया, वहां की जो मैंने लर्निंग्स है वो अभी तक मेरे पास हैं। मेरे को 7 to 9 मंथ तक मेरे को सबने समझाया बेटा नॉर्मल करना है, अगर बहुत दिक्कत हो तो तुम्हें बोल देना है वहां पे कि नहीं नॉर्मल नहीं हो रहा मुझसे, बट नॉर्मल ट्राई करना। तो मम्मी ने मुझसे ये चीज बोली थी, मदर इन लॉ ने, कि अपने रूम में, सिर्फ पूरे घर में नहीं करना है आपको, अपने रूम में आप बैठ के पोछा लगाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ही रूम भी साफ हो जाएगा मेरा, बढ़िया ही तो है। तो मैं बैठ के पोछा लगाती थी, एंड तक मैंने लगाया है। जिस दिन मेरी हुई है डिलीवरी उसके एक दिन पहले भी लगाया मैंने पोछा, वो दर्द हुआ सबको बट मैंने लगाया। दिस इज अ गुड टेक अवे कि फिजिकली एक्टिव रहना भाई। और पोछा क्यों बोलते हैं आप, हमारी मदर इन लॉ की लैंग्वेज में पोछा बोलते हैं, और हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि स्क्वाटिंग करो, आप पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस करो। अगेन पोछा डज द सेम, क्योंकि आप बैठते हो, आपकी पेल्विस खुलती है। तो हम लोग पहले जो ऑब्वियसली पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हम लोग के सब मदर इन लॉज मदर्स ये बोलते थे कि पोछा लगाओ, एक्टिव रहो, तो उससे आपका पेल्विस ओपन होता है। इट रियली हेल्प्स इन बटरफ्लाई एक्सरसाइज। यस, बटरफ्लाई वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत करवाई करी है ना आपने? बहुत। सो अगेन वेरी गुड मैसेज टू ऑल द मदर्स कि भाई एक्सरसाइज जरूरी है। आप बेड पे लेट के तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हो। बिल्कुल इफ यू वांट यू हैव टू रिमेन एक्टिव इन योर एंटायर प्रेगनेंसी। कभी ऐसा हुआ है कि लेजीनेस बहुत हुआ? जब पेन हुआ, पेन जब कम हुआ तो लेजीनेस तो आ ही गई, अपने आप आ गई। वो ऐसा था कि मम्मी उठना नहीं, आज नहीं उठूंगी मैं। एंड शी वाज वेरी कोऑपरेटिव कि ठीक है तुम रेस्ट करो अपना, बट उनका ये था कि पूरे दिन नहीं पड़े रहना है। You have to wake up, you have to do something. कुछ भी करो, दौड़ भाग नहीं करो, you have to do something of your own. हाँ, दौड़ भाग नहीं करनी, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आप हाफ रहे हो या क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन कम जाएगा, बट एक्टिव रहना है प्रेगनेंसी में, अपना सारा काम करना है। अच्छा, वो टाइम कब था कि जब आप नहीं बिल्कुल फाइनल होता है ना, बहुत दर्द आ रहे होते हैं, लगता है अब क्या, अब कैसे होगा? कभी उसमें हुआ कि अब नहीं हो पाएगा? वो वाला कुछ फेज आया? वो मेरा लेबर रूम के अंदर वो फेज आ गया था। कैसा एक्चुअली हुआ क्या था, 12th को मेरी हुई है डिलीवरी, 12 सितंबर को। 10th को मैंने कहा मम्मी मेरे बहुत पेन है। मैं रात से टहल रही थी, बाहर हॉल में टहल रही थी, तो मम्मी ने देखा कि टहली क्या वो दर्द आता है? मैंने कहा हाँ मम्मी बहुत है, सुबह चल लेना, मेरे को अभी नहीं हो रहा कुछ, अभी तो है ठीक है, मैं सुबह चलना। मैंने कहा ठीक है। सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, चले गए। तो सिस्टर ने इतने मेरे को ऐसे हटा दिया कि भाई कुछ नहीं, जाओ। और मेरे को लग रहा था कि मेरे होने वाला है, ये कौन सा ऐसे भेज रही हूँ मेरे को। तो मैं इस चीज पे लड़ी भी थी अपने हस्बैंड से कि यार मेरे को एडमिट करवा दो यहाँ पे, मैं सही में हूँ। उसने तो हस्बैंड ने भी कहा बेटा नहीं है अभी तुम्हारे कुछ, चलो हम लोग फिर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे मैं गुस्सा हो गया, मेरे को लगा ये लोग मेरे ध्यान नहीं दे रहे। मैं वापस आ गई घर। फिर 11th को मैंने फिर कहा, मैंने कहा मम्मी यार बहुत पेन है, सीवियर पेन है। तो मम्मी ने कहा ठीक है अभी रुको। इतना मेरे को लाइटली लिया गया, मेरे पेन को इतना लाइटली लिया गया कि मैं चिढ़ जाती थी कभी कभी। उन्होंने क्या किया, लंच खाया सबने, मेरे को करवाया कि आप चलो। तो मैं कह कोई जा थोड़ी रहे घूमने हम लोग, लंच जरूरी है खाना सबका। कि नहीं लंच खाओ, चलो उसके नॉर्मल रहो, चलो। तो हम लोग गए। 11th को उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, उन्होंने देखा मेरे को नॉर्मल रखा रहा। रात में जब 8-9 बजे के आसपास फिर वो चेकअप्स के लिए आई मेरे पास, फिर सारे टेस्ट होने, जो पता नहीं बहुत कुछ होता है। उतना दर्द था मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या क्या टेस्ट दिए थे उस टाइम, बहुत कुछ हुआ था। उन्होंने रात भर मेरा सब किया था। फिर रात ही में उन्होंने मेरे को लेबर रूम में अंदर कर दिया था। ठीक, अंदर में चली गई। अच्छा सा लेबर रूम था। एक लेडी सामने मेरे बैठी थी, वो भी दर्द में चिल्ला रही, मैं भी दर्द में चिल्ला रही। अब मेरे को लग रहा है कि इतना दर्द है मेरे कैसे होगा, मेरे ज्यादा है कि उसके ज्यादा है। बीच में मैंने आंखें बंद कर ली। इतना दर्द, लिटरली इतना दर्द लगता है ना बोन्स टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं बेहोश हो गई, मुझे लग रहा था। मैं आंखें बंद करके मैं चुपचाप भगवान का नाम लेती, भगवान हो जाए, किसी तरह हो जाए, बस मेरा हो जाए। अब मैंने जब आंखें खोली वो लेडी गायब हो गई। अब मेरे को लगा इसका हो गया कि ये चली कैसे गई यहाँ से, और मैं जान नहीं पाई चली गई। तो मेरे को लगा शायद पूरा दिन बीत चुका है और मैं यही लेटी हूँ। हाँ, तो एक सिस्टर आई, बहुत वो इतनी स्वीट थी। मैंने उसको इतना बेचारे को डांटा था, इतनी स्वीटली आई, मैम क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ, मेरे कर दो, हो जाओ मेरा। तो कह रही रुको अभी देखते हैं। चली गई, फिर चली गई। अब मैं पड़ी हुई हूँ इधर उधर करी। फिर एक से मैंने पूछा मगर टाइम कितना हो रहा है? तो उसने कहा अभी 6 बजा है। मैंने कहा शाम के? कि नहीं सुबह ही तो भी हुई है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ 4 ही घंटे हुए, मैं इतने दर्द में बेहोश भी हो चुकी हूँ, मेरे दर्द में सब कुछ हो चुका है।
वो तब तक इंजेक्शन एक और लगा के चली गई। अब मेरे को लगा ये तो दर्द का इंजेक्शन, मैंने सुना हुआ है, सब मुझे पता है, इसमें दर्द का इंजेक्शन लगा के चली गई है वो। फिर उसके बाद फिर दर्द बढ़ा, खूब बढ़ा। फिर वो लोग आए, नॉर्मल बेड पे लिटा दिया उन्होंने मेरे को कि करो, पुश करो, आप बेटा पुश करो। मैंने कहा पुश कैसे करूं, कर रही हूँ नहीं हो रहा है। पुश करो पुश करो। मैं कहा नहीं हो रहा मेरे से, अब पैर ऐसे करो वैसे करो ये करो वो सब तो मैं कर रही हूँ, मेरे हो नहीं रहा। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस टाइम। वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग डांटते हैं, करना तो करो वरना जाओ यहाँ से, इस तरह का मोटिवेशन। तो मुझसे एक सिस्टर ने कहा वहाँ पे, मुझे अच्छी सी चीज याद है, मुझसे कह रही है कि बस बस हो गया, बच्चे के बाल दिख रहे हैं, बच्चे के बाल दिख रहे हैं। मतलब दिख रहे हैं, मगर नोच निकाल लो उसके बाल। मैं नहीं करने वाली अब कुछ। तो कह रही नहीं करना है आपको, डिलीवरी नहीं करनी है, नॉर्मल नहीं करनी है। मैंने करनी है नॉर्मल, नहीं हो रही मेरे से। काफी देर से लड़ाई, मेरी बहुत लड़ाई उससे। वो बहुत कोऑपरेटिव थी इतना। मैं मुझे इस टाइम पे ना आप लूज कर चुके होते हो बिल्कुल, क्योंकि इतने पेन में होते हो, और वही आप फिर उसके बाद सैनिटी में आ जाते हो जब एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो उसको मैंने इतना मैम बोला था, वो बहुत स्वीट थी, उसका वो काम है, उसकी वो जॉब है करवाना, वो रोज करवाते हैं, उसके लिए कोई नया नहीं है ना। तो वो मुझसे कह रही करो करो, नहीं करना है तो तुमको मैं शिफ्ट कर दूंगी, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, वो जाएगा। और वो मुझे मोटिवेट कर रही है, ये बोली तुम्हारा ऑपरेशन मैं करवा दूंगी। तो मेरे कुछ हिट हुआ दिमाग में, मैंने कहा नहीं मुझे लेबर रूम ले चलो, ये नहीं है लेबर रूम, यही। मैं कहा नहीं वो दूसरा बेड होता है। तो कहा कर लूंगी वहां पे, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। तो मेरे को जैसे ही शिफ्ट किया उसने, विद इन 2 to 3 मिनट्स, मैं बता रही हूँ लिटरली 2 to 3 मिनट्स, बेबी वाज आउट। मैंने देख लिया सर आ गया। बेबी अगर दिख रहा है उसका सर तो हाँ, तो बिल्कुल वो नीचे ही है, इट विल हार्डली टेक एनी टाइम टू कम आउट। एज उसके बाद जब सुना उसकी क्राई, फर्स्ट क्राई, तो कैसी फीलिंग? फर्स्ट क्राई नहीं याद मुझे याद क्या है, मैंने देखा उसका सर बाहर आ गया, मैं ऐसे हो गया, मैं कहा हो गया, माय जॉब इज डन, अब आगे वो लोग हैंडल कर लेंगे। तो उसके बाद जॉब रियली डन? आई थॉट इट इज डन, आई थॉट कि यार इतना हो गया तो उसके बाद असली जॉब स्टार्ट हुई, राइट? उसके बाद असली उस टाइम के लिए तो वही था ना कि बच्चा तो हो गया, मेरा काम तो हो गया मेरा। फिर जब बेबी निकाला गया तो जब स्टिचेस लगाए गए तो मेरे को तो होगा था अब तो हो ही गया ना, अब क्या ही दर्द होगा मेरे को। इतना तो दर्द झेल चुकी हूँ मैं। तो मैं मम्बलिंग कर रही थी, कुछ गाना गाने लगी मैं डिस्ट्रैक्शन के लिए कि मेरे को बच्चा ना दिखाओ, मेरे को जो करना है करो, तो मेरे को फ्री करो पहले। अब वो बच्चे को उल्टा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मगर जो कर रहे हैं करो। तब तक वो आगे कोई पेपर ले गए कि लिखो क्या हुआ है। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरे हुआ क्या है। मुझे बोल रहे हो क्या हुआ है क्या, मैं कहा हाँ बेबी बॉय कि लिखो। अब मुझे लिखना ही नहीं आ रहा कि लिखते कैसे, मैं भूल चुकी हूँ लिखना। तो मुझसे कह रही अंगूठा लगा दो, मैं कह मैं लगा दूं, मगर लगाना कहाँ पे, करना क्या, जो बताओ मैं कर दूं, यहाँ से छोड़ दो मेरे को बस। फिर वो स्टिचेस लगा रही नीचे, तो कह रही है गाना क्यों गा रही हो तुम? मैं क्या करूं, मेरे दर्द हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्शन है मेरा। तो कह रही देखो बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चे को वहां पोंछ रहे, सब कर रहे, मेरे को सब आउट ऑफ सेंस में जा रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। स्टिचेस लगे, मेरे को शिफ्ट किया गया। फिर तो जो है वो अभी तक चल ही रहा। फिर तो इट इज नेवर एंडिंग जॉब, मदरहुड इज अ नेवर एंडिंग जॉब। आई थिंक पोस्टपार्टम कैसा था आपका? मतलब बहुत हमारे स्पेशली इंडियन होम्स में तो जब भी एक औरत की डिलीवरी होती है, आई थिंक उसको बहुत ज्यादा लोग सब इंफॉर्मेशन से लोड कर देते हैं कि बच्चे को ऐसे कराओ, ऐसे सो, ये खाओ, ये मत करो, ऐसे ना हो, बाल कब धोने हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था अपने घर? स्टार्टिंग में मैम मेरे को बहुत पता है क्या कि बाल धुलने ही नहीं है, एक दिन धुला अब आपको नहीं धुलने। ऑयलिंग तो रोज ही होती है, मसाज तो होता ही होता है। बेस्ट पार्ट था कि मेरी मदर इन लॉ ने मसाज करवाई मेरी अच्छे से, खूब करवाई है मसाज मेरी। 2 months मैंने करवाई है अपनी मसाज। तो उससे मेरे को हेल्प तो बहुत मिला। बट होता है कि आप हेयर वॉश नहीं कर सकते हो, गर्मी है, टेम्परेचर बहुत अप नहीं कर सकते हो, ना डाउन कर सकते हो बहुत। एसी चलाने के ऊपर क्या था? एसी तो ऑफ, एसी तो किस मंथ में आपकी डिलीवरी हुई थी? मैं सितंबर में। ओके, बट सितंबर है अब तो जो टेम्परेचर है वो गर्म है। तो अब आप रूम में बंद हो, डोर बंद है, फैन चल रहा है, तो रूम गर्म हो जाता है एक टाइम के बाद, रूम गर्म। एंड ह्यूमिडिटी अगेन हाँ, एंड ऑयलिंग तो वो बहुत इरिटेशन होता है, यू कांट वॉश योर हेयर। अब धुल लिए, चुप्पे से धुल लिए, तब भी प्रॉब्लम है, जान जाएंगे सब लोग एक टाइम तक तो जान जाएंगे। तो बाल नहीं धुल सकते। तो कभी ऐसा सुनने में आया कि हमने बाल धुल लिए, देखो बच्चे को जुकाम हो गया? बहुत बार हुआ है। मैं ड्रायर नहीं यूज करती थी पहले, बिल्कुल ड्रायर नहीं यूज करती थी। तो जब हुआ मेरा बेबी हुआ तो मैंने हेयर वॉश किया। अब हल्का सा तो वेट रहता ही है, आप जितना भी कर लो हल्का सा वेट रहता ही है। तो मेरी मदर इन लॉ इतना गुस्सा कर दी थी कि फीड ना करो उसको तुरंत, अगर आपने बाल धुले उसको फीड ना करो, अभी शांत रहो, बिल्कुल नहीं, पहले आपके बाल सूख जाए उसके बाद आप फीड करो। उसके बाद चाय ले लो, जो हरीरा गरम खा लो, हरीरा बहुत बेस्ट होता है, जो भी होता है वो खा लो, उसके बाद आप फीड करो। तो ये सब चीजें बहुत होती है। इतना पर्टिकुलर और लोग हो जाते हैं ना बच्चों को लेके कि आपके लिए बहुत बर्डन हो जाता है कि मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट वेरी राइटफुली, बट वो सबके लिए गलत होता है कि am I enough, क्या मैं कर पा रही हूँ बच्चे के लिए? क्योंकि आपको इतने लोग टोकने वाले हो जाते हैं उस टाइम पे। तो कैसे लगा, कभी रोने का मन करा, कभी आपको लगा कि सही नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा,
कुछ कभी ऐसी फीलिंग आई उसके बाद? आई क्राइड, मतलब थर्ड डे पे मैं बहुत रोई थी। हस्बैंड थे मेरे साथ में, बैठे हुए थे, एंड मैं ऐसी बैठे बैठे मैं रोने ही लगी, बहुत गंदा रोने लगी। वो समझ नहीं पाए कि लड़ाई तो हुई नहीं हम लोग की, बच्चे का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, हो रहा है तो तुम रो क्यों रही हो। और वो कुछ नहीं था, इतना बर्डन अप चीजें थी, ऐसे करना है, ऐसे हुआ, वो बच्चे को देखो दिक्कत हो गई, ऐसे देखो बच्चे को दिक्कत हो गई, एंड मैं करूँ क्या, मेरे कुछ भी करने से तो बच्चे को दिक्कत हो जा रही है। यू हैव टू टेक द फूड प्रॉपरली। ये खाना है, हरीरा खाना है आपको, एक कटोरी, एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन फिर आप रोज नहीं खा सकते, यू हैव टू ईट इट। एक गिलास दूध पीना है गर्म, आपको पीना ही है उसके साथ। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इतना वो डिप्रेसिंग फेज होता है ना कि यू आर नॉट योरसेल्फ। यस, एवरीबॉडी इज टीचिंग यू। करेक्ट, एवरीबॉडी, मतलब जो आ भी रहा है मिलने के लिए, वो जो बता रहे कि बच्चों को आप ऐसे लो, दूध पिलाओ उसको, ऐसे दूध पिलाओ, ये नहीं करना है, दूध ऐसे नहीं पिलाया जाता है, ऐसे आप पकड़ो बच्चे को। आई नो, मेरा दूध को ढक लो, कोई देखने नहीं पाएगी। बॉटल्स लगाने के लिए बहुत लोगों ने मेरे से बोला कि अभी लगा दो, आदत पड़ जाएगी। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, यू नो। आजकल इंडिया में भी ये कल्चर हो गया है कि छोटे से गांव में भी औरतें दे आर यूजिंग बॉटल्स, है ना, और लोग ये बहुत कहते हैं कि भाई बॉटल्स लगा दो, बच्चे को आदत हो जाएगी। तो लेकिन आप एटलीस्ट आदत क्यों हटानी है? आप कम से कम 6 मंथ तो एक्सक्लूसिवली पिलाओ ही पिलाओ बच्चे को दूध। और अब तो WHO जो हमारी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेइंग कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। एंड इनफैक्ट काउ मिल्क भी मना कर दिया अब तो WHO ने, क्योंकि वो बच्चे की किडनी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर द किड, है ना। और सबसे अच्छी बात मदर्स मिल्क की होती है ना, ये भी सुनने में आपको आया होगा कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ घरों में मैंने ऐसे भी सुना अपने पेशेंट से, पानी मत पियो, दूध डाइल्यूट हो जाएगा, है ना, या ये मत खाओ, दूध गाढ़ा हो जाएगा। सी मदर का जो दूध होता है बच्चे के लिए कस्टमाइज होता है। बच्चे को ज्यादा भूख लगेगी, वो अकॉर्डिंगली अपना नेचर, कंटेंट सब बदल लेगा। बच्चे का हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो दूध अपना कंटेंट अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। इतना प्यारा होता है ये बॉन्ड मदर और चाइल्ड का। बट इतना ये लोगों का इंटरफेरेंस होता है इसमें कि ये जो एक ब्यूटीफुल फेज होता है ना, इसको बहुत डिप्रेसिंग बना देता है ना। तो आपने क्या क्या खाया अपने पोस्टमार्टम में? डाइट कैसी थी आपकी? मुझे हरीरा बहुत अच्छे से याद है। क्यों याद है? क्योंकि मेरे को हरीरा बता दीजिए एक बार, होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है, मुझे पूरा उसका रेसिपी नहीं पता। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हल्दी होता है, घी होता है। मुझे रेसिपी एक्चुअली सच्ची नहीं पता, बहुत हेल्दी है। बट इट इज फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड विद ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड विद, करेक्ट। तो वो मैंने खाया है। फ्रूट्स मैंने खाए हैं। मिल्क मैंने मेरा मिल्क इंटेक बढ़ा दिया गया था बहुत ज्यादा, 2 से 3 गिलास वही बड़े वाले गिलास पीना ही है। नॉर्मल डाइट लेनी है, खाना है। थोड़ा चावल इंटेक मेरा कम कर दिया गया, सबने रोटी पे फोकस करो, रोटी खाओ। कुछ टाइम तो ये चला। फिर उसके बाद जब 2 to 3 months हो गए थे तो थोड़ा सा डाउन पड़ गया था। फिर ये सब चीजें नॉर्मल आ गई थी, हाँ ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो खाना ही है, कंपल्शन था खाना ही, उसमें आपको नो नहीं करना। नहीं, होममेड फूड एंड जो आपने बताया ना, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, दे आर पैक्ड विद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। तो ये सब बच्चे के लिए बहुत अच्छे, मदर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका डिलीवरी में बहुत एक बड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, 500 ml से लेके 1 लीटर तक आप खून आपका निकल रहा होता है डिलीवरी में। फिर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, वो भी आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपने लॉस भी किया है और फिर आप इस तरह से भी लूज कर रहे हो। तो मदर का एक न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पोस्टमार्टम। न्यूट्रिशन फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका हेल्थ का ख्याल रखना। एंड बच्चे का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा माँ पे डिपेंडेंट है, माँ के न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि दूध का इंटेक, फ्रूट्स का इंटेक, ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्स भी शुरू करने को बोला जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में आप कुछ बताइए, बिकॉज आई थिंक योर वेट वाज क्वाइट लेस ना जब आप आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर पोस्टमार्टम। एक्चुअली व्हेन आई कंसीव्ड आई वाज 59। यस, तो इट वाज नॉर्मल फॉर मी, बिकॉज मेरी हाइट है तो वो नॉर्मल लगता था। बट एंड 9 मंथ पे मेरा 71 अप्रॉक्स पहुंच चुका था। 10 kgs, almost 9 to 10 kgs gained किया। तो मेरा 71 पहुंच चुका था। तो आई वाज वरीड कि 71 कुछ होता है, गोल हो जाऊंगी मैं बच्चा लेके। नहीं, बट एक्चुअली इट वाज वेरी हेल्दी वेट गेन, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 to 11 kgs हम कहते हैं हेल्दी वेट गेन है। अगर आप ओवरवेट हो तो हम कहते हैं 8 किलो से ज्यादा आपको नहीं गेन करना, इनफैक्ट 5 to 8 इज द मैक्स। और अगर आप अंडर वेट हो तो आपको कम से कम 14 से 15 kg गेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द, बट फॉर यू आई थिंक दैट वाज द हेल्दी वेट गेन दैट यू एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद कैसे हुआ? फिर डिलीवरी हुई। मेरे मसाज जो किया, एक लेडी आती थी मसाज किया, बहुत अच्छे से करती थी, पेट वेट का अच्छे से। वो एक्चुअली थी कुछ बैकग्राउंड गांव का था, तो उसको आइडिया था क्या क्या पुश करना है, क्या करना है, कैसे करना है। शी यूज्ड टू डू इट। प्लस मैंने अजवाइन का पानी और शायद जीरे का पानी,
मम्मी उबाल के रख देती थी, बॉइल्ड वाटर स्टीम्ड अच्छे से रख दिए एक बॉटल में, वो मेरे को पीना ही था। स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा कुछ है 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैंने सिर्फ वही पानी पिया, मैंने नॉर्मल पानी मेरे को दिया ही नहीं गया। प्यास लग रही है आप वही पानी पियो, आपको वही फायदा करेगा। सो इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि तो पहले जीरा और अजवाइन मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, दूसरा आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप करता है ना, तो दोनों में ही बहुत रोल है। अब इसकी कहानियां जोड़ दी गई है वो अलग बात है, एंड जो गर्म पानी आप बता रहे हो ना, मेटाबॉलिज्म को बहुत इंप्रूव करता है। तो आपका वेट रिडक्शन में आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, 1 मंथ में आपका वेट बहुत कम हो गया होगा। एकदम आई वाज स्लिम, मतलब मैं 59 के 60 अप्रॉक्स होगा मेरा वेट, बस एकदम स्लिम हो गई थी मैं। फिर उसके बाद तो मेरी डाइट गंदी हो गई थी, मैंने खा लिया तो अभी तब भी थोड़ा बहुत है, बट ठीक है मेरे को लगता है। बट आई थिंक अगर आप होममेड फूड खाते रहो देन आपका वेट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, एंड फीड कराते रहो बच्चे को। ब्रेस्ट फीडिंग इज द आई थिंक द बेस्ट मेथड फॉर वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी। आप अगर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, यानी सिर्फ अपना दूध पिला रहे हो 6 मंथ तक, तो आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। डू यू फील, आपको लगता है? करेक्ट। आपने कितना फीड मैंने 6 मंथ तक पूरा अपना ही सिर्फ फीड कराया, मैंने बिल्कुल नहीं दिया ऊपर से कुछ, किसी ने मुझे बोला भी नहीं, चीज नॉर्मल थी, मैंने फीड कराया। अब प्रॉब्लम ये, वो अभी भी मेरे मिल्क पे, उसको चाहिए होता है एज अ टेस्ट, उसका है डेवलप्ड, उसको चाहिए होता है, बट ये चीज बहुत अच्छी है। तो जो बॉटल वाली चीज थी, मेरे को सबने बोला कि बॉटल लगा दो दूध में, तो होगा क्या, अगर तुम्हारा कम आएगा तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा बॉटल से। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि मुझे आ नहीं रहा है, बट माँ को कम आ रहा है। एक तो दुनिया बताती है आपको आपका दूध कितना आ रहा है, ठीक है, अगर बच्चा आपका दूध पी के सो रहा है, क्रैंकी नहीं है, यूरिनेट कर रहा है प्रॉपर्ली 6 to 7 टाइम्स अ डे, यानी इसको भर गया पेट। करेक्ट। उसमें आई थिंक औरतें भी खुद को बहुत जज करती है, अरे मेरा तो नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, इतना ही सा आ रहा है मैम। मैंने कहा सो तो रहा है ना पी के आपका दूध, जितना भी आ रहा है, अगर बच्चा सैटिस्फाइड है यानी उसके लिए वो सफिशिएंट है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है जो औरतों पता, जैसे आपने बताया कि नहीं आएगा लोग, कि आपको ही लोगों ने बताया। assumptions करेक्ट। तो फिर मैंने गूगल किया था ये चीज कि क्या ये जो बोतल के निपल्स होते हैं हार्मफुल होते हैं, तो मैंने पढ़ लिया काफी कुछ इसमें। तो वो बच्चे के टंग के लिए शायद, मुझे नहीं पता, आप बताइए। जॉज के बक्कल मसल्स को नहीं इंप्रूव वो नहीं कर पाते, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, निपल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपना ब्रेस्ट लगा रहे हो, उसमें निपल है, नेचुरल निपल है, और जो प्लास्टिक निपल है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और पता है आपको, ये उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। या तो आप दूध ही पिलाओ सिर्फ बॉटल का, या तो आप माँ अपना दूध पिलाए। जब हम दोनों स्वाइप करते हैं ना, तो ये निपल कंफ्यूजन इज वेरी डेंजरस फॉर द किड। एंड फिर सफाई, आप या तो निपल को प्रॉपर बॉईल करिए, साफ करिए, उसका तो अपना एक पूरा एक प्रोसीजर होता है एक मिल्क बनाने का, जो इंडिया में नहीं फॉलो हो पाता है टू बी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे इतनी सफाई लोग करते ही नहीं है। बॉइलिंग ढंग से होगी नहीं, उसी किसी भी चम्मच से वो मिल्क पाउडर ले लेंगे, डाल देंगे, हाथ से मिला लेंगे, उसी हाथ से निपल भी टच कर लेंगे। सो ये दिस इज नॉट द वे वी शुड मेक, मतलब मिल्क बनाने का एक अपना एक प्रोसीजर है ना। आपने कैसे किया फिर 6 मंथ्स के बाद? हाउ डिड यू? एक्चुअली मेरे को इतना फोर्स किया गया ये बॉटल के लिए, तो हुआ कि मैंने ट्राई तो किया एक बार, मैंने पहले अपना दूध पूरा पिलाया उसको 6 मंथ तक, पूरा मेरे फीट पे था वो। फिर उसके बाद भी वो मेरे फीट पे था, तो ऊपर से दूध देना है उसको, ये कंपल्शन हो गया। 2 उसको थोड़ा सा भूखा है वो 2, तो मैंने कहा ठीक है भाई थोड़ा सा देते हैं, देखते हैं। पहले उसने बॉटल से एकदम वो नो पे था कि नहीं मेरे को बॉटल लगाओ ही नहीं, हटा, तो वो नहीं लेता था, तो वो समझा कि वो लेगा ही नहीं, हटा दो। तो कटोरी चम्मच ट्राई किया गया, वो पी लेता है, कटोरी चम्मच से पीता था, थोड़ा थोड़ा दिया गया, अभी तक दिया जा रहा है, वो पी रहा है, उसको सूट भी कर रहा है, बड़ी बात है सूट करने वाली, तो उसको वो सूट भी कर रहा है एंड इट इज ओके विद इट। बॉटल से वो पानी पीने लग गया था, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि बॉटल से पानी पी रहा है, गिलास से पिए, क्योंकि बॉटल से नहीं अच्छा है। मैंने पढ़ लिया, मेरे दिमाग में है वो चीज। एक्चुअली कोलिक जो हम कहते हैं ना, कोलाइटिस होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बॉटल से। बच्चे का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ढंग से इंप्रूव नहीं हो पाता है, गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। जिनको जल्दी बॉटल पकड़ा दी जाती है, जिन बच्चों को, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम होती है, जो आपने पढ़ा भी है नेट से। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। फिर उसका पानी भी छुड़ा दिया मैंने। I was very bad. बट आई थिंक आपने बाहर का खाना तो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया होगा 6 मंथ से। कॉम्प्लीमेंट्री डाइट स्टार्ट कर दी। नॉर्मल डाइट, फ्रूट्स हैं, जो एक आता है जो पुशर टाइप का नहीं होता, जो डॉट डॉट्स होता है, उसमें दिया, वो उसने खाता था। फ्रूट्स ले रहा है, फ्रूट प्योरी हो गई। दाल का पानी बहुत मैंने कंपलसरी कर दिया था इसके लिए कि 1 कटोरी दाल का पानी मुझे पिलाना ही है। भूखा रहेगा तब पिलाऊंगा तो पी लेगा। दाल रोटी, तो धीरे धीरे आपने सारी डाइट उसकी नॉर्मल कर दी, और अपनी डाइट आपने होममेड रखी। बिल्कुल बिल्कुल होममेड ही, सिर्फ होममेड ही। उसके बाद तो अब तो सब खराब हो गया, बट स्टार्टिंग में साल दो, लगभग 2 years, 1.5 बोल सकती हूँ, मैंने बहुत हेल्थी चीजें खाई। yes, तो दैट इज द की, आई थिंक दैट इज द टेक अवे, कि आपको डिलीवरी के बाद होममेड ही खाओ, कुछ फैंसी डाइट की जरूरत भी नहीं है, एंड योर वेट विल लूज ऑटोमेटिकली, राइट। सो थैंक यू मेधा फॉर कमिंग टू माय चैनल, और आपने जो अपने प्रेगनेंसी और मदरहुड के बारे में जो हमसे शेयर किया उसके लिए भी थैंक यू।
और जितनी मदर्स और विमेन हमारा ये चैनल देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। हर प्रेगनेंसी, हर मदर अलग होती है, उसकी जर्नी अलग होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं डेफिनेटली टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखती हूँ प्रेगनेंसी का, बट आपसे बात करने से मुझे लगता है एक प्रेगनेंसी का इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है, एक डेप्थ में हमने समझा। एंड दिस इज हाउ आई लाइक टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट वुमेन। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें हम वुमेन से बात करके उनकी जर्नी और अच्छे से समझ रहे हैं और उनका मदरहुड और अच्छे से समझ रहे हैं, सो दैट हम भी आगे चल के इस तरह से मदर्स को और अच्छे से समझ पाएँ। एंड इवन इन माई प्रैक्टिस आई वुड लाइक टू नो मोर एंड मोर एंड ट्रीट मोर एंड मोर मदर्स इमोशनली रादर देन सिर्फ टेक्निकली. So I think it's a lesson for me also. So thank you so much. Thank you so much, ma'am.